प्रणाम मित्रों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस पर विद्युत धारा के उत्पत्ति, यानी हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका जो बेस है, जो उसका आधार है, वो यहीं छिपा हुआ है। यानी कि हम जानेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। इसको जानने से पहले छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं, कक्षा 10 से पढ़ते आए हैं कि जो चालक होता है, धारावाही चालक, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की ओर। सबसे पहले वैज्ञानिक ओरस्टेड ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। सामने देखिए, हमारे पास एक चालक है। ये चालक हमारा नाम दिया हमने इसको PQ। धात्विक चालक है, मेटेलिक कंडक्टर है, तांबे का तार, चांदी का या किसी अन्य लोहे का हो सकता है, कोई भी धात्विक चालक है। हमने इसके चालक के सिरों पर इस तरह से एक सोर्स जोड़ा, वैद्युत स्रोत, एक बैटरी जोड़ दी और करंट को चेंज करने के लिए एक रियोस्टेट जोड़ा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं एक कुंजी जोड़ी गई है कि यह रियोस्टेट है धारा की तीव्रता को बदलने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक धारावाही चालक है PQ, और इसके समीप हमने एक मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई, दिक्सूची कहते हैं इसको, मैग्नेटिक कंपास जो दिशा बताने का काम करता है। यदि मैं इसका नेचुरल बिहेवियर देखूं तो ये सामान्यतः ये जो दिशाएं दिखाई गई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ बीच में कंपास रख देता हूँ तो उसकी निडल नॉर्थ को इंडिकेट करती है। जरा सामने देखिए, धारावाही चालक PQ के समीप एक दिक्सूची रखी हुई है। जैसे ही मैं कुंजी की को ऑन करता हूँ तो ये जो सुई, ये जो आप देख रहे हैं सुई, इसमें एक विक्षेप उत्पन्न होता है। इसमें विक्षेप हुआ और हमारी ये जो सुई है ये बाईं ओर को घूम जाती है। ये डिफ्लेक्शन, यानी सुई का बाईं ओर को विक्षेपित होना, ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो कंपास रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। जैसे ही हम इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा P से Q की ओर बहती है तो इस कंपास में विक्षेप बाईं ओर को उत्पन्न होता है। और ये जो रियोस्टेट आप देख रहे हैं, इसको आगे पीछे खिसकाने पर धारा की प्रबलता यानी एम्पियर्स बदलते हैं तो विक्षेप का मान भी बदलता है। अब यदि हम इस बैटरी को चेंज कर दें, बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, तो यहाँ अब धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा Q से P की ओर बहने लगेगी तो देखने में आता है ये जो संकेतक है दिक्सूची का, ये दाईं ओर को विक्षेप दिखाता है। अब विक्षेप दाईं ओर को हो गया। यानी कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से एक बात सामने आती है, वो ये है कि धारा की दिशा इस विक्षेप की दिशा को बदल रही है। आप जितना एम्पियर्स चेंज करते हैं उतना ही यहाँ डिफ्लेक्शन चेंज होता है। तो एक बात सामने आई कि इस चालक PQ में बहने वाली धारा अपने समीप में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और उसकी प्रबलता धारा के मान और उसकी दिशा पर निर्भर करती है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी धारा की दिशा पर ही निर्भर है। ये रहा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा। इसी के बाद हम दूसरी बात करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और आगे पढ़ेंगे। यहां ये सामने आया कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि किस तरह से विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या चुंबकीय क्षेत्र
धारा को जन्म दे सकता है। इसी के गर्भ में छिपा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिस प्रकार वैद्युत धारा के प्रभाव के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, क्या इसकी सिमेट्री में इसका उल्टा भी संभव है? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या चुंबकीय क्षेत्र धारा को जन्म दे सकता है? और इसी से नींव पड़ती है हमारे टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि आखिर ये चुंबकीय प्रेरण होता क्यों है, और इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, पहले चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स जो शब्द है ये एक प्रवाह को दर्शाता है, किस चीज़ का प्रवाह। जैसे कि अगर आप नदी में देखते हैं पानी बह रहा है तो पानी का बहाव, तो वहाँ कहेंगे पानी की धाराएं बह रही हैं तो उसका एक बहाव है, उसे फ्लक्स का, उसे हाइड्रोफ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनका बहाव, उनकी दिशा, उनकी इंटेंसिटी, वो एक फ्लक्स को डिसाइड करती है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की, तो पहले आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। जिन स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, नज़दीक होती हैं, वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट दिखाया P, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कुछ सघन है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। यहाँ दूसरा पॉइंट दिखाया मैंने यहाँ Q, इस पॉइंट के आसपास फील्ड डेंसिटी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी है, वो कमज़ोर है, दुर्बल है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र वीक है। तो एक बात समझ में आई कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व स्ट्रेंथ को व्यक्त करता है। तो फिर ये फ्लक्स क्या है? देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं, इनकी काउंटिंग कैसे करें, इसका क्या हिसाब किताब रखें? तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक कोई तल इसमें रख दें, सपोज हमने इसमें कोई तल रख दिया, तो इस तल से होकर कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं जो इस तल के ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो तल के नीचे से गुजर रही हैं। तो अब हम जो यहाँ कंसर्न्ड हैं, हमारा जो मेन संबंध है उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से है जो इस तल से होकर गुजरती है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ कि किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को डिसाइड करती है, उसका निर्धारण करती है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई तल रखा होता है उसमें से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यह उसके चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है। आगे बढ़े, देखिए इस तरह से हुआ। अब बात आती है इसका मैथमेटिकल व्यू क्या है। हाँ, बात करें हम चुंबकीय फ्लक्स की, जब हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं, गणितीय रूप में इसको परिभाषित करते हैं, तब कहते हैं कि देखिए कोई क्षेत्र है, यह है चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें हमने कोई तल रख दिया, ये तल। अब इस तल का अपना एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इसी पर यहाँ है, ये है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर। तब ये कहते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है, इस तल से गुजरने वाला, और तल का क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों के बीच एक कोण है थीटा। तो मैथमेटिकली चुंबकीय फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि किसी तल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी वेक्टर और उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है ये उस अदिश गुणनफल के बराबर है जो हमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल से प्राप्त होता है। अब अगर हम आपको देखिए, यहाँ एंगल थीटा बताया है, क्षेत्रफल वेक्टर ये इसका अभिलंब है, इस तल का अभिलंब है,
अभिलंब के अनुदिश है हमारा एरिया वेक्टर। एंगल चुंबकीय क्षेत्र और इस एरिया वेक्टर के बीच जो कोण है वो थीटा है। तो आप इस डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स जो आप देख रहे हैं वो 3 टर्म पर डिपेंड हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पर, तल के क्षेत्रफल ए पर, और किस तरह से तल चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। ये जो थीटा है ये ओरिएंटेशन डिफाइन करता है कि तल किस तरह से इस क्षेत्र में रखा हुआ है। तो यहाँ से पता लगा कि किसी भी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर है। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, नंबर 2 इस तल के क्षेत्रफल के परिमाण पर, नंबर 3 वह तल चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से रखा है, इसके अभिविन्यास पर, इसके ओरिएंटेशन पर। तो यहाँ डिपेंडेंस की बात हम कर रहे हैं, निर्भरता, चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता। तो परिभाषा क्या बनी? परिभाषा बनी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई तल रखा होता है उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तल के क्षेत्रफल सदिश के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तो सामने आया फाई इज इक्वल टू बी ए कोसाइन ऑफ थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब आप यहाँ 3 केसेस राइज होते हैं। पहला केस ध्यान दें, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर रखा है, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर रखा है, when plane is parallel to the magnetic field। जरा जैसा कहा है ऐसा हम देखने की कोशिश करें, समझें। ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसी में हमने इस तरह से ये पैरेलल सरफेस रख दी। अब हम क्या कहेंगे यहाँ, इस पर एक पॉइंट लें। अब देखिए यहाँ इसका अभिलंब ये है, तो अभिलंब के अनुदिश है एरिया वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन कोसाइन थीटा विल बी 0, हेंस यू कैन से द मैग्नेटिक फील्ड which is given by a formula phi is equal to ba cosine of theta, now it becomes 0. It means there is no flux associated with this plane। इस तल से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता। स्पष्ट है कि जब कोई तल चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर रखा होता है तो कुछ क्षेत्र रेखाएं उसके ऊपर से गुजर जाती हैं, कुछ नीचे से गुजर जाती हैं। उस तल से होकर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। प्रैक्टिकली भी ये बात सामने आ रही है कि कुछ क्षेत्र रेखाएं ऊपर से गुजर गई, कुछ नीचे से, कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। और मैथमेटिक्स भी इस बात को कह रहा है फाई इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं दूसरी केस सेकंड। केस सेकंड में हम आगे बढ़ते हैं। यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हो, व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इन द फिगर। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये हमने एक तल रख दिया है। जब हम यहाँ तल रखते हैं तो इसका जो नॉर्मल है, अभिलंब है, वो क्षेत्र के समानांतर है। तो अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो आप कह पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हेंस फाई इज इक्वल टू बी ए कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, दैट इज बी इंटू ए। तो यहां से एक बात सामने आई कि बी क्या है? बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और ए क्या है? तल का क्षेत्रफल। तो यहां से हम इसको ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई तल लंबवत रखा है तब उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और उस तल के क्षेत्रफल के परिमाण का गुणनफल उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एक डेफिनेशन यहाँ ये भी दी जा सकती है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे हुए तल से होकर जो फील्ड गुजर रहा है, अब आप फील्ड गुजरने का मतलब फील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही करते हैं, तो हम यहाँ ये कह पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे हुए तल से होकर
गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। बच्चों, हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गिन नहीं पाते क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी कर्व है। ठीक है, हम पिक्चराइजेशन में दिखाते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। तो यहाँ हम फिर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। यही कहते हैं कि जब कोई तल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा होता है तो तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और उस तल के क्षेत्रफल का गुणनफल उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब बात आती है इसके मात्रक के बारे में बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए अभी हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू BA कोसाइन ऑफ थीटा। हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स तीन बातों पर निर्भर है। पहला चुंबकीय क्षेत्र पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, तीसरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसाइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप अगर इनके मात्रकों की बात विचार करें और विमर्श करें, समझें, तो देखिए सामने त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपात है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहां से बन गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और गुणा में आया मीटर स्क्वायर, एक पावर एडजस्ट हो जाएगी तो यू विल से न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और कलेक्टिवली इसी को हम वेबर भी बोलते हैं। तो क्या समझ में आया कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर पर एम्पियर अथवा वेबर। अब बात करें ये एसआई प्रणाली की यूनिट हुई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक ये आया इन एसआई सिस्टम। अब बात करते हैं हम सीजीएस सिस्टम में। देखिए इसी को आप बदल सकते हैं, इसे तो कहा आपने वेबर, और सीजीएस सिस्टम में इसको मैक्सवेल बोलते हैं। वहां भी एक कलेक्टिव यूनिट बनती है, उसको मैक्सवेल बोला जाता है। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लें तो यहां से भी बन जाएगा। देखिए सीजीएस सिस्टम की यूनिट भरिए, जैसे आप देख रहे हैं न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, ये मीटर है 10⁵2 सेंटीमीटर अपॉन एम्पियर। एम्पियर स्टेट एम्पियर कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो यूनिट आएगी निकलकर 10 स्टेट एम्पियर, तो ये आ जाएगी आपकी 10⁸। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये जो हमारा 1 वेबर है ये 10⁸ मैक्सवेल के बराबर है। ये जो मैक्सवेल है ये यूनिट है सीजीएस सिस्टम की, और ये जो वेबर है ये यूनिट है एसआई सिस्टम की। तो 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और उसका विमीय सूत्र। अब बात करते हैं फैराडे का एक नियम था। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण को समझने के लिए। उन्होंने इस तरह से एक लूप लिया, आप सामने देख सकते हैं, ये एक लूप है, कुंडली बनाई, और इसमें इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और इस लूप की अक्ष पर, ये जो लूप की अक्ष देख रहे हैं ये है एक्सिस ऑफ लूप, एक्सिस ऑफ लूप और सोलोनॉइड, सोलोनॉइड कह सकते हैं आप इसको। अब ध्यान दें, इसी की अक्ष पर आपने एक मैग्नेट रखी,
मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस सिरे P की ओर है, इधर सिरा है Q, सिरे P की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहां से फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी इस तरह से। अब ध्यान दें, यदि हम ये कहें कि ये दोनों ही स्थिर हैं, ये आपकी लूप भी स्थिर है और ये जो चुंबक देख रहे हैं ये भी स्थिर है, और ये आपका लूप है ये भी स्थिर है, दोनों सापेक्षिक रूप से स्थिर हैं, तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस लूप से गुजर रही हैं उनकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप इस चुंबक को इस लूप की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे चुंबक आगे बढ़ेगी इंटेंसिटी यहाँ देखिए, यहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, यहाँ फील्ड लाइंस पास हैं, चुंबक के सिरे के समीप और पास हैं। तो जैसे जैसे ये चुंबक का सिरा इस लूप की ओर आगे बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो कि इस लूप से गुजर रही है वो बढ़ने लगती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ऐसा होने से पाया गया कि इसमें एक विक्षेप पैदा होता है जिसमें ये कंपास नीडल दाईं ओर को घूम जाती है। तो उस समय धारा की दिशा Q से P की ओर, ये देखिए ये इंड्यूस करंट है, ये स्वतः ही पैदा हुई है, इस तरह से इस लूप के अंदर ये दौड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ कोई सेल नहीं है, इस लूप में किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत वाहक स्रोत नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये जो धारा मापी है इसमें ये विक्षेप कैसे आता है। फिर हमने दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को फिर दूसरी तरह से करके देखा, इस मैग्नेट को पीछे की ओर खिसकाया तो पाया गया कि ये विक्षेप अब बाईं ओर हो जाता है, तो इसमें धारा की दिशा बदल जाती है। अगर हम इसकी गति को और चेंज करते हैं तो ये चुंबक का जो आपकी ये कंपास देख रहे हैं, जो गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, धारा मापी का विक्षेप इस चुंबक की गति के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इससे समझ में आता है कि जैसे जैसे फील्ड लाइंस पास होती हैं तो इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप परिवर्तित होता है, चुंबक की गति इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इससे समझ में आया कि जब हम इस लूप के सापेक्ष किसी चुंबक को गति कराते हैं तो इस बंद लूप में एक विक्षेप उत्पन्न होता है जो ये जाहिर करता है कि इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। जबकि बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ कोई सेल नहीं लगा है, तो ये जो घटना हुई इससे साबित हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस बंद लूप में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं आगे बच्चों, देखिए अगर आप इसका पोल बदल दें, पोल बदलकर अगर आप फिर से इसको देखिए, साउथ पोल को आप पास ला रहे हैं, तो जब साउथ पोल को पास लाते हैं तो सिरा P, देखिए अब इसके अंदर धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि ये जो लूप है, लूप के अंदर बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, इसकी प्रेरित धारा, ये जो धारा उत्पन्न हुई है इसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वतः ही एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, उसके कारण जो धारा इस लूप में उत्पन्न होती है उसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा के कारण चुंबक की गति का विरोध होता है। तो ये घटना जिसमें इस लूप में ये इस प्रकार से स्वतः ही एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और जिसके पीछे इस चुंबक की गति का मुख्य योगदान है, इस तरह की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। बच्चों ये जो नियम होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देखिए फैराडे ने अभी एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, ये बात सामने आई कि जब कभी किसी लूप से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस लूप के अंदर स्वतः ही एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं,
और उसके कारण उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा प्रेरित धारा कहलाती है और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो अब फैराडे ने इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे कुछ लोगों ने न्यूमैन का नियम भी कहा है। न्यूमैन का नियम क्या था? यह नियम बेसिकली ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ही है। तो यह कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा उसमें परिपथ में प्रेरित होती है, उस धारा के, वो जो धारा प्रेरित होती है उस धारा की दिशा और उसका परिमाण और विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा और उसका परिमाण, ये दोनों ही एक विरोध करते हैं उस कारण का जिससे उत्पन्न होती है। लेकिन बात आती है प्रथम नियम क्या रहा? तो प्रथम नियम के बारे में था कि जब किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या किसी लूप से या किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल का परिमाण उसके फ्लक्स चेंज के बराबर होता है। अब ये फाई क्या है? ये फाई है, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप और सर्किट, क्लोज सर्किट। देखिए तो यहां क्या कहा गया? डी बाई डी टी ऑफ फाई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समय दर के बराबर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिशा को इंक्लूड करने की, देखिए अब फ्लक्स क्या होता है? ये टोटल फ्लक्स आप कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स होता है नंबर ऑफ टर्न, कितने उस लूप में कितने टर्न हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कितने टर्न हैं, और फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए सिंगल लूप। तो आपने इसको फाई भी लिख लिया, तो आप कह सकते हैं एन बार ले लेंगे, एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ एन कुंडली में या उस लूप में चक्रों की संख्या है, फाई फ्लक्स है, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स परिवर्तन की समय दर है। तो देखिए ये हुआ आपका प्रथम नियम। अब बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के बारे में। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है, इसी को लेंज का नियम भी कहा गया, लेंज लॉ। ध्यान दें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में पाया गया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। एन नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल है। देखिए अगर एन को अंदर ले जाएंगे यहाँ तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस डी वाई डी टी ऑफ एन फाई। ये जो एन फाई है ये कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। उस चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं बोलते हैं इसके, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं लिंकेज। तो क्या हुआ? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ध्यान दें ये जो ऋण चिन्ह होता है, ये ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? यहाँ ये ऋण चिन्ह क्यों आया है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि उस लूप में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर बढ़ रही है तो E यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा फैराडे का द्वितीय नियम, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इस तरह से हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स का, ये जो फैराडे का नियम था इसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात आती है फ्लक्स चेंज किस वजह से हो सकता है। फ्लक्स चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं। अभी आपने पढ़ा है बेसिकली E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कोस थीटा। अब देखिए फाई के चेंज होने के यहाँ तीन कारण बनते हैं। पहला कारण मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कारण क्षेत्रफल, तीसरा कारण थीटा का मान। यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो होने वाला परिवर्तन है वो तीन कारणों से संभव है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना,
दूसरा, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए तल के क्षेत्रफल के मान में परिवर्तन आना। तीसरा, जो विन्यास है, जो ओरिएंटेशन है, उसमें चेंज होना। ये 3 कारण हो सकते हैं। इन्हीं 3 कारणों से हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिवर्तन का विरोध करता है। इसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या रहा? लेंज का नियम हुआ, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से वह स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए, ये हमारे पास एक चुंबक है और ये एक हमारे पास लूप है। अब बात हम देखिए, इस मैग्नेट को हम लूप की ओर ला रहे हैं, तो हम नॉर्थ पोल पास ले जा रहे हैं। तो ध्यान दिए, ये जो सामने वाला तल है लूप का, ये नॉर्थ पोल बनने की कोशिश करेगा ताकि इस चुंबक की गति का विरोध हो। लेंज का नियम कहता है कि इसमें प्रेरित होने वाली धारा, ये देखिए, ये प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा ऐसी होती है, तो आप कह सकते हैं, देखिए इस तरह का होगा। प्रेरित धारा की दिशा, अगर जिधर मैं खड़ा हूं उधर से देखता हूं, क्योंकि नॉर्थ पोल इसकी ओर जा रहा है, तो प्रेरित धारा की दिशा सामने वाला जो फेस होगा लूप का, उधर से देखने पर, यानी अगर आंख हमारी इधर है तो इधर से देखने पर इसमें धारा वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है। प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त इसलिए है ताकि ये फेस एक नॉर्थ पोल की तरह से काम करे, ऐसे काम करे जैसे कि ये एक नॉर्थ पोल है। इसका अपोजिट देखिए, अगर अब आप इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, यदि आप इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, जरा सामने देखिए, जैसे कि ये सामने देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये लूप है। अगर आप इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब नॉर्थ पोल लूप से दूर जा रहा है। इसमें धारा की दिशा इस प्रकार बहती है कि यह इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करती है, तो ये फेस एक साउथ पोल की तरह से काम करता है, ऐसे काम करता है जैसे कि एक साउथ पोल हो। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। अब एक बात आती है जो लेंज का नियम है। देखिए, आप जब इस मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो आप इसमें पैदा होने वाली जो प्रेरित धारा है उसके कारण उसका विरोध करते हैं। यानी ये जो प्रेरित धारा है ये हमारी चुंबक की गति का विरोध करती है, या ऐसा कहें हम, प्रेरित धारा के कारण जो फ्लक्स पैदा होता है हम उसका विरोध करते हुए इस मैग्नेट को इस लूप की ओर ले जा रहे हैं। तो अर्थ ये हुआ, जो कार्य हम कर रहे हैं, यानी किस लिए कार्य कर रहे हैं, इस चुंबक को लूप की ओर ले जाने में किया जाने वाला कार्य है, इस लूप के भीतर प्रेरित धारा के रूप में, एक वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होता है। इससे ऊर्जा के संरक्षण के नियम को बल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू दोस्तों। ये हमारा आज हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, लेंज का नियम और फैराडेज के एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए